कुछ लोग कह रहे हैं कि नेपाल की स्थिति अचानक से कैसे बिगड़ गई। तो नेपाल की स्थिति अचानक से ऐसा नहीं बिगड़ी है। कई रीजन हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से चले आ रहे थे। मेन तो है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, युवा बेरोजगारी। वर्ल्ड बैंक के अनुसार नेपाल की कुल आबादी लगभग 3 करोड़ है, जिसमें से 40% से ज़्यादा जनसंख्या 25 साल से कम वाली है। ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 11% है, लेकिन 16 से 24 साल के बीच में जो युवा हैं उनमें 19% है ILO की रिपोर्ट के अनुसार। हर साल लगभग 4 लाख युवा विदेश चले जाते हैं और वहाँ से जो रेमिटेंस भेजते हैं वो लगभग 6.5 अरब डॉलर का होता है। मतलब रेमिटेंस सिर्फ इनके GDP का 25% बनाता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ऐसा बोलती है। दूसरी बात, भ्रष्टाचार और इंस्टेबिलिटी है बहुत ज़्यादा इनके कंट्री में। 2008 में जब से राजतंत्र खत्म हुआ है उसके बाद से नेपाल में 13 से ज़्यादा प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आती है करप्शन इंडेक्स, उसमें नेपाल की स्थिति 180 देशों में 108वें स्थान पे हैं ये लोग। सत्ता बांटने की पॉलिटिक्स और बार बार गठबंधन टूटने से जनता का भरोसा टूटा है। फिर संविधान और लोकतंत्र से निराशा है लोगों को मिली है। 2015 में संविधान लागू हुआ था, लेकिन मधेसी और जनजातीय समूहों के विरोध में 50 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। युवाओं का मानना है कि संविधान सिर्फ कागजी लोकतंत्र है और उनकी भागीदारी नहीं है इसमें। तो ये एक पार्टिसिपेशन का मुद्दा है। फिर महंगाई, मेन तो है इकोनॉमिक क्राइसिस, क्योंकि नेपाल राष्ट्र बैंक के हिसाब से एवरेज महंगाई है वो 8% है और फूड इन्फ्लेशन 10% है। ये ऑफिशियल है इतना, और बाकी ओरिजिनल क्या होगा वो तो कोई नहीं जानता है। IMF की रिपोर्ट बताती है, मतलब IMF ने चेताया था कि इनका अगर रेमिटेंस घट गया तो इनका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद नेपाल जैसी इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी पर तेल और अनाज की कीमतों का बहुत बुरा असर पड़ा है और बहुत बड़ा असर पड़ा है। करंट स्पार्क कैसे लगा? करंट स्पार्क लंबे टाइम से चला आ रहा था और अभी जो घटना हुई है इसने आग में घी जैसा काम किया है। जैसे मेडिकल एडमिशन में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ था। लोगों का मानना था कि जो MBBS में 2024 में मेडिकल सीटें भरी गई थी उसमें धांधली हुई थी, जो पैसे वाले लोग थे उनको सीटें दे दी गई थी। इसी तरह से टिकटॉक में बैन पहले भी लग चुका था 2023 में। LPG वहाँ पे 2000 में बिक रहा है सिलेंडर। इस तरह से 2020 में एक इनफ इज इनफ कैंपेन चला था, वो फिर से एक्टिव हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोलियां चला दी और 19 स्टूडेंट को गोली लग गई और उनकी जान चली गई, जबकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। सोशल मीडिया ऐप बैन कर दिया था, इसके खिलाफ वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। यहीं से सारी स्थिति बदल गई। फिर क्या हुआ कि होम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा, इवन प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। लोगों ने संसद भवन में आग लगा दी, मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा। उनकी डिमांड है कि अब युवा नेता चाहिए, बूढ़े नेता हमको नहीं चाहिए। अब्राहम लिंकन का एक बहुत अच्छा कोट है, उन्होंने कहा था यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम एंड सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। मतलब आप सभी लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हो और कुछ लोगों को हमेशा के लिए बना सकते हो, लेकिन आप सभी लोगों को हर समय मूर्ख नहीं बना सकते हो। ये हमारे पॉलिटिशियन नहीं समझते हैं, चाहे कोई भी हो, नेपाल का हो चाहे इंडिया को, कोई भी हो, सबकी स्थिति सेम है।